आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस। द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ लीनियर सेकंड ऑर्डर ordinary differential equation, this one with real coefficients a, b and c is to solve the associated homogeneous equation, this one. तो अगर हमने एक सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन, ये जो एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पर हमने ये फंक्शन जो है ना, यहाँ पर ये ज़ीरो ले लिया। तो दिस इज़ एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। अब हमने इसका सोल्यूशन देखना है, सोल्यूशन ऑफ दिस एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन। तो इसके लिए जो बेस्ट चॉइस है वो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, y इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स। वाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन तीन टर्म्स में अपीयर होगा और हम उसको कॉमन ले लेंगे, और जो हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन होगी वो एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसको हम देख लेते हैं। अब ये हमने सोल्यूशन अज्यूम किया y इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसके जो सिंगल डेरिवेटिव है उसमें भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, उसके डबल डेरिवेटिव में भी स्टिल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। अब हमने y डबल डेरिवेटिव को, y सिंगल डेरिवेटिव को और y को इस इक्वेशन में इसके राइट साइड से रिप्लेस कर लिया, तो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म ये हो जाएगी। अब इन तीन टर्म्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है, हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन m। अब हमारी जो चॉइस थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, कि ये एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो ये हमारे ठीक चॉइस है। सिर्फ इसके लिए क्या होना होगा, अगर m इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बन जाए। आपको पता है कि ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता e की पावर एम एक्स, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना ये ज़ीरो हो सकती है अगर हमें m हम फाइंड आउट कर ले, या m जो है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बन जाए। और अगर m इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बन गया तो इसका मतलब है कि हमारी जो चॉइस थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो बिल्कुल सही चॉइस थी। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन we see that y is equal to e की power mx is a solution of the homogeneous equation whenever m is root of the polynomial equation am square plus bm plus c is equal to 0. The latter quadratic equation is known as auxiliary equation. ये जो quadratic equation है am square plus bm plus c is equal to 0, इसको हमने नाम दे दिया एक्सिलरी इक्वेशन का। नाउ व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन आर रियल, द इक्वेशन कैन नॉट हैव जस्ट वन कम्प्लेक्स रूट। अब आपको एक ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और उसके कोफिशिएंट रियल है, तो द इक्वेशन कैन नॉट हैव जस्ट वन कम्प्लेक्स रूट। तो उस इक्वेशन का एक कम्प्लेक्स रूट कभी भी नहीं हो सकता। जब भी होंगे वो पेयर्स में होंगे, यानी कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे। अगर उसका एक कम्प्लेक्स रूट है तो उस कम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट भी उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट होगा। मैं अगर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बताऊं तो अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो उसके दोनों रूट्स रियल होंगे या फिर दोनों कम्प्लेक्स होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके पास उसके कोफिशिएंट रियल है और उसका एक रूट कम्प्लेक्स नंबर हो जाए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। अगर उसका एक रूट कम्प्लेक्स हो गया है तो उसका सेकंड रूट भी कम्प्लेक्स होगा और वो फर्स्ट वन का कॉन्जुगेट होगा।
तो यहाँ पर उन्होंने बात बताई हुई है कि नाउ व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन आर रियल द इक्वेशन कैन नॉट हैव जस्ट वन कम्प्लेक्स रूट, दैट इज कम्प्लेक्स रूट्स मस्ट ऑलवेज अपीयर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। अब चूंकि अब हमारे पास भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट रियल नंबर है, तो अगर उसका एक कम्प्लेक्स रूट हो गया तो सेकंड वन भी मस्ट कम्प्लेक्स रूट होगा और वो फर्स्ट वन का यानी कि फर्स्ट कम्प्लेक्स है वो कॉन्जुगेट होगा। Thus, if the auxiliary equation possesses complex roots, these and these, then the two solution of these are complex exponential function this and this one. अब हम फॉर द मोमेंट अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो एक्सिलरी इक्वेशन थी, अगर उसके कम्प्लेक्स रूट्स हो जाएं, अगर उसका एक कम्प्लेक्स रूट जो m है, m इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अयोटा बीटा, उसका रूट हो जाए, तो सेकंड वन आपके पास क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा, तो ये भी रूट होगा। तो इसका मतलब है कि इसके दो सोल्यूशन हमारे पास आ जाएंगे और वो दोनों क्या होंगे, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, दिस वन एंड दिस वन। इसमें हमने सिंपली m को रिप्लेस कर दिया अल्फ़ा प्लस अयोटा बीटा से, और यहाँ पर हमने m को उसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर लिया। तो ये हमारे पास दो इसके रूट्स, दो इसके सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए, और दोनों क्या है हमारे पास, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब ये जो आगे हम काम, हमारे पास सॉल्यूशन हमारे पास आ चुके हैं और वो दोनों कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। अब अगर हमने आगे रियल सॉल्यूशंस फाइंड करने, तो ये जो आगे काम है सारा बेसिकली उसके लिए हो रहा है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रियल सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वी यूज़ आइलर फार्मूला, और ये आपके पास आइलर फार्मूला है, e की पावर अयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, वेयर थीटा इज रियल। अगर हम इस थीटा को रिप्लेस कर ले बीटा से और माइनस बीटा से, तो हमारे पास ये जो फॉर्म है e की पावर अल्फ़ा प्लस अयोटा बीटा इंटू एक्स, इसको हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया, अलग-अलग लिख दिया। अब e की पावर अयोटा बीटा एक्स के ऊपर हमने क्या यूज़ कर लिया, आइलर फार्मूला, और जब हम आइलर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। सिमिलरली अगर हम इसके ऊपर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं और फिर e की पावर माइनस अयोटा बीटा एक्स के ऊपर आइलर फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताई है कि Now since the differential equation is homogeneous, the linear combination are also solutions। यानी कि अगर आपके पास एक डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसके लीनियर कम्बिनेशन भी उसके सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि लीनियर कम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन आर आल्सो सॉल्यूशंस। लीनियर कम्बिनेशन से क्या मुराद है, लीनियर कम्बिनेशन से मुराद आपके पास ये दो सॉल्यूशंस है, दिस वन एंड दिस वन, तो मैं इसको भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लूँ, इसको भी मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लूँ, ज़रूरी नहीं ये दोनों कांस्टेंट सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते, सेम भी हो सकते, और इनको आपस में ऐड कर लूँ, तो ये लीनियर कम्बिनेशन होगा इन दो सॉल्यूशंस का। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि लीनियर कम्बिनेशन से क्या मुराद ऑफ टू सॉल्यूशंस के। अगर आपके पास ये एक सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, अब हमने इनका लीनियर कम्बिनेशन लिखना है, तो लीनियर कम्बिनेशन सिंपल, आप इसको भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें, फॉर एग्जांपल इसको C1 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको C2 से मल्टीप्लाई कर लें, और इनको आपस में ऐड कर लें, C1 इंटू इसको CY1 कह दे, इसको आप Y2 कह दे, तो C1Y1 प्लस C2Y2 ये जो इज इक्वल टू Y3 कह दे आप इसको, तो ये एक लीनियर कम्बिनेशन होगा इन दोनों सॉल्यूशंस का। ये सिर्फ लीनियर कम्बिनेशन भी होगा प्लस ये सॉल्यूशन भी होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जो अभी हम देख रहे हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ कि अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके पास ये दो सॉल्यूशंस थे, दिस वन एंड दिस वन, उन्होंने इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया,
और उनको आपस में ऐड कर लिया। जब उन्होंने इसको ऐड किया तो उसको उन्होंने नाम दे दिया y1। अब ये y1 भी जो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस, ये इसका भी सोल्यूशन होगा। चूँकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लीनियर कम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन आर आल्सो सोल्यूशन। नेक्स्ट क्या किया उन्होंने, इन्होंने इसको भी 1/2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, इसको 1/2 आयोटा से, और इसको -1/2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, और जब इनको आपस में ऐड किया तो उसको उन्होंने y2 का नाम दिया। अब ये भी लीनियर कम्बिनेशन हुआ सॉल्यूशंस का, और ये y2 भी सॉल्यूशन होगा इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों y1 और y2 दोनों चेक भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं इससे और इसको रिप्लेस कर दूं इससे, तो आफ्टर कुछ स्टेप्स करने के बाद इसमें ये आयोटा साइन बीटा एक्स और माइनस आयोटा साइन बीटा एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हाफ हाफ ऐड होकर आपके पास y1 की ये फॉर्म आ जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं इसकी जगह मैं ये पुट कर लूँ, ये आप पुट करके चेक कर लें, और इसकी जगह मैं ये पुट कर लूँ, जब मैं इनका डिफरेंस फाइंड करूँगा तो इसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, और ये ऐड होकर मेरे पास 2 आयोटा e की पावर अल्फ़ा एक्स साइन बीटा एक्स आ जाएगी, और वो 2 आयोटा कैंसिल होकर आपके पास y2 की ये फॉर्म बन जाएगी। ये जब आप ख़ुद करेंगे नोटबुक पर तो आपको ये समझ आ जाएगा कि y1 और y2 कहाँ से आए। y1 सिंपली इनको ऐड करने से और 2 से डिवाइड करने से हमारे पास y1 आ जाएगा, और इनको माइनस करने से और इसको डिवाइड करने से 2 आयोटा से आपके पास ये y2 की फॉर्म आ जाएगी। अब ये जो है ना, ये y1 y2 ये क्या है आपके पास, ये आपके पास रियल सॉल्यूशंस आ गए, ये आपके पास रियल सॉल्यूशंस आ गए। These y1 and y2 are the real solutions of this homogeneous equation। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस होमोजीनियस इक्वेशन के हमने ऑलरेडी हम रूट्स फाइंड कर चुके थे, सॉल्यूशन फाइंड कर चुके थे। सॉल्यूशन आर दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस वन एंड दिस वन। ये जो आगे हमने सारा काम किया, अगर हमने रियल सॉल्यूशन फाइंड करने हो तो हमने आयलर फार्मूला को यूज़ करते हुए और एक और रिज़ल्ट, एक आयलर फार्मूला प्लस नेक्स्ट रिज़ल्ट दिस वन, कि जो लीनियर कम्बिनेशन होता है ऑफ सॉल्यूशंस वो भी सॉल्यूशंस होता है फॉर द केस ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसको यूज़ करते हुए हमने इसके मज़ीद 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए, y1 और y2। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस। तो एक्सिलरी इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, m² + 2m + 2 = 0। और आपको पता ही है एक्सिलरी इक्वेशन आपके पास किस तरह आई, आप y = mx लें, उसका डबल डेरिवेटिव लें, उसका सिंगल डेरिवेटिव लें, और आपको इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लें, तो आपके पास e की पावर mx इनटू दिस एक्सिलरी इक्वेशन, ये वाली एक्सिलरी इक्वेशन आपके पास एग्जैक्ट ये आ जाएगी। तो जब हम m फाइंड करेंगे इसके रूट, तो इसके रूट दोनों कम्प्लेक्स हमारे पास आए, -1 + आयोटा, और m2 m1 का कॉन्जुगेट -1 - आयोटा। तो अल्फ़ा -1 है और बीटा हमारे पास क्या है, 1 है। तो अगर आप इसके रियल सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर अल्फ़ा को -1 से और बीटा को 1 से रिप्लेस कर लें, तो आपके पास रियल सॉल्यूशन इसके
आ जाएंगे। जबकि अगर आप इसके कम्प्लेक्स सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर अल्फ़ा को -1 से और बीटा को 1 से रिप्लेस कर लें। सिमिलरली यहाँ पर अल्फ़ा को 1 से -1 से और बीटा को +1 से रिप्लेस कर लें। रियल सोल्यूशन के लिए आपने ये इक्वेशन 8 यूज़ करनी है, दिस इक्वेशन 8 फॉर रियल सोल्यूशंस। ये यहाँ पर दोबारा उन्होंने बताया हुआ है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल देखें ना, हमारे पास ये जो एग्जांपल 2 है, दिस एग्जांपल 2, अगर हम इसका एक जनरल सोल्यूशन फाइंड करना चाहें तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली इनका लीनियर कम्बिनेशन होगा। तो उन्होंने इसका लीनियर कम्बिनेशन इसको C1 से मल्टीप्लाई किया और इसको C2 से मल्टीप्लाई कर उनको ऐड कर लिया। तो ये जो y1, इसको y1 आप ना कहिए, कोई ये मिस प्रिंट है, ये y3 कह दे इसको। तो ये जो y3 होगा ये हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन होगा ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर C1 एंड C2 आर कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो e की पावर z इज इक्वल टू z को रिप्लेस किया x प्लस आयोटा y से, तो इसको e की पावर x लिखा उन्होंने, और e की पावर आयोटा y के ऊपर उन्होंने आइलर फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये बेसिकली e की पावर z को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू कॉस y प्लस आयोटा साइन y। और यहाँ पर उन्होंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात की है, e की पावर z1 इंटू ई की पावर z2 इज इक्वल टू ई की पावर z1 प्लस z2, यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होल्ड होता है। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आप ये जो पोलर फॉर्म हो कम्प्लेक्स नंबर की, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर हम आइलर फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, z इज इक्वल टू r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। दिस कन्वीनियंट फॉर्म यानी कि जो 11 है, दिस कन्वीनियंट फॉर्म इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z। यहाँ पर एग्जांपल भी है आयोटा की भी और 1 प्लस आयोटा की। आयोटा की एक्सपोनेंशियल फॉर्म उन्होंने फाइंड की e की पावर पाई आयोटा ओवर 2, और 1 प्लस आयोटा की एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड किया स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ई की पावर पाई आयोटा ओवर 4। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने जो लिखा ये बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला था फॉर द nth रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, उनको उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। ये सेक्शन 1.4 में आप चेक करेंगे, वहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन 4 थी, सेक्शन 1.4 में इक्वेशन 4, जो कि हमारे पास फार्मूला था फॉर द nth रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, उनको उन्होंने सिंपली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है।